हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कल हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए जेकेएसएसबी का फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ना पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। तो आज हमारी हिस्ट्री और रीजनिंग की वीडियो आएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 से। बेसिकली हुआ क्या था, रिवोल्ट ऑफ 1857 में हुआ क्या था, उसके कॉजेज क्या थे और उसका इम्पैक्ट इंडियन हिस्ट्री पे क्या पड़ा, वो सब चीजें हम जानेंगे। तो अगर हम बात करें रिवोल्ट ऑफ 1857 की, तो इसमें कॉजेज क्या थे। फर्स्ट कॉज देखो, अगर आपको कोई बताता है ना ऐसे इमीडिएट कॉज, मिलिट्री कॉज, पॉलिटिकल कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, सोशियो रिलीजियस कॉज, दैट्स ओके, सेम वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। लेकिन हम ना अलग ट्रेंड में पढ़ेंगे जिससे आपको पढ़ना ना याद रखना आसान होगा। ठीक है, देखो कॉजेस क्या थे। फर्स्ट कॉज, देयर वाज ग्रीवियंस ऑफ रूलर्स ना ब्रिटिशर से परेशान हो चुके थे। वो किस चीज से परेशान हुए थे। फर्स्ट कॉज कि उन्होंने ना स्टेट्स को एनेक्स करना शुरू किया था थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने क्या किया, एक वन बाय वन स्टेट्स को कैप्चर करते गए। ओके, तो अब मैं बताऊं व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये था कि अगर आपका कोई लीगल एयर नहीं था तो आपकी जो टेरिटरी है वो ट्रांसफर की जाएगी थ्रू टू ब्रिटिशर्स, या आपका रूलर इनकॉम्पिटेंट है तो इन दैट केस द टेरिटरी विल बी ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिशर्स। अब सोचने वाली बात ये यार, तुम कौन सा क्राइटेरिया बना रहे हो जिसपे तुम ये चीज कह रहे हो कि यस दैट रूलर इज इनकॉम्पिटेंट, दैट इज सेकेंडरी थिंग। अब हम देखेंगे इन्होंने किस किस स्टेट को कैप्चर किया। देखो सबसे पहले इन्होंने जेतपुर एंड संबलपुर, जेतपुर आपका यूपी में और संबलपुर उड़ीसा में, इसको 1849 में थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैप्चर किया। और इसके पीछे मास्टरमाइंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज स्ट्रेंथेंड बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इनने क्या किया, वन बाय वन स्टेट्स को कैप्चर करना स्टार्ट किया। पहले जेतपुर को किया, उसके बाद संबलपुर उड़ीसा को इनने कैप्चर किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उदयपुर इन 1852 झांसी, आपने नाम सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई का। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम कहेंगे कि कौन सा रूलर कहां से रेजिस्ट कर रहा था, वहां पे मैं इन रूलर्स की ना आपको डिटेल बताऊंगा। उसके बाद इन्होंने झांसी को एनेक्स किया इन 1853। उसके बाद इन्होंने नागपुर को एनेक्स किया इन 1854 एंड आफ्टर रिवोल्ट इन 1858 दे एनेक्स दिस एटारा। ओके, उसके बाद अगर राजा, बाकी राजा भी देखो यार जिनका लीगल था या नहीं था, या जिनको इनकम्पिटेंसी के तौर पे इन्होंने निकाल दिया, दैट्स फाइन। और बाकी जो बचे उनको क्या बहाना था, दैट इज दे एबॉलिश द टाइटल। उन्होंने ना टाइटल्स को एबॉलिश किया। किसका, एक तो कार्नेटिक्स का नवाब और राजा ऑफ तंजौर, इन दो के टाइटल को इन्होंने खत्म किया, जिससे ये लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए। देखो रिवोल्ट ऑफ 1857 ये नहीं है कि एक रात को उन्होंने प्लान किया, अगली रात उन्होंने रिवोल्ट किया। देयर इज नथिंग एज सच। दिस वाज कि इंडियंस में ना आहिस्ता आहिस्ता एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स डेवलप होते गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ। ओके, अब हम बात करेंगे दे रिफ्यूज टू ग्रांट पेंशन ऑफ डोंडू पंडित, जिसे आप नाना साहिब भी कहते हैं, उसको कहा इसकी पेंशन नहीं मिलेगी। Who was नाना साहिब? नाना साहिब was adopted son of पेशवा बाजीराव। He was the adopted son, और इसे कहा कि नहीं आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ओके, उसके बाद बात करें तो देयर वाज ग्रीवियंस अमंग द स्पाइस। देखो इसमें जो हमने पढ़ा ये मैं आपको इलैबोरेट करूंगा इन नेक्स्ट वीडियो, जब मैं आपको बताऊंगा ये यहाँ से जो रूलर्स थे वो क्यों और किस वजह से रेजिस्ट कर रहे थे। ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857 में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो क्यों इस चीज के अगेंस्ट थे। ओके, व्हाई दे रिवोल्टेड। अब देखेंगे हम ग्रीवियंस ऑफ सिपाहीज। अगर सिपाही जो थे वो अगेंस्ट क्यों थे, उनकी क्या ग्रीवियंसेस थी। मैंने आपको कहा ना ये ओवरनाइट में नहीं हुआ कि यार आज प्लान किया कल को रिवोल्ट कर दिया, ऐसा नहीं था। ये आहिस्ता आहिस्ता इंडियंस में एंटी ब्रिटिश थ्रू आउट द टाइम पीरियड एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स डेवलप होते गए। उसके बाद रिवोल्ट हुआ।
फर्स्ट वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सैलरी। अब यार मुझे एक चीज बताओ, हम दो बंदे एक ही ऑफिस में सेम काम करते हैं, ठीक है? हाँ तो यार अगर हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक बंदे की सैलरी 10,000 है, एक की 15,000 है, काम भी सेम कर रहे हैं, तो यार ये ना बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। इससे इंडियन सोल्जर्स में ना एक डिस्कंटेंट सा पैदा होता गया विद टाइम। ओके, सेकंड वाज रिफ्यूजल टू पे बता। व्हाट वाज बता? बता वाज फॉरेन सर्विस अलाउंस। ये इंडियन सोल्जर्स को नहीं दिया जाता था कि इंडियन सोल्जर्स को अगर वो बाहर कहीं सर्विस करते थे तो उस चीज का अलाउंस नहीं मिलता था। थर्ड वाज जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856। इस एक्ट के थ्रू इट वाज कंपल्सरी फॉर एन इंडियन सिटीजन टू वर्क ओवरसीज। इंडियन सिटीजन्स के लिए ना ये कंपल्सरी था कि ओवरसीज में जाके एक बार ड्यूटी देनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो अब ओवरसीज जाने में क्या, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ओवरसीज क्रॉसिंग द सी वाज कंसीडर्ड एज सिन। माना जाता था कि अगर आप सी को क्रॉस कर रहे हो तो मतलब यू आर आउट ऑफ द रिलीजन, आपने अपने रिलीजन को छोड़ दिया, ठीक है? तो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ व्हाई सिपाहीज वर ग्रीव्ड विद देम। थर्ड इज ग्रीवेंसेस ऑफ ऑर्थोडॉक्स। अगर हम ऑर्थोडॉक्स लोगों की बात करें, ऑर्थोडॉक्स मींस जो बहुत ज्यादा हार्डकोर रिलीजियस हो, उनके क्या ग्रीवेंसेस थे? देखो अभी यहाँ पे ना हिंदू भी है एंड मुस्लिम्स भी है, ये हिंदू के भी ग्रीवेंसेस थे एंड मुस्लिम्स के भी ग्रीवेंसेस थे। अगर हम बात करें हिंदूज के ग्रीवेंस की, एबॉलिशन ऑफ सती। देखो कुछ चीजें अच्छी भी थी, दीज वर द इवेंट्स गाइडेड बाय द रिलीजन। ओके, इन चीजों का खत्म होना जरूरी था, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज कंसीडर्ड एज सिन गोइंग अगेंस्ट द रिलीजन। ओके, तो फर्स्ट इज एबॉलिशन ऑफ सती। सती को जब 1829 में ना इन्होंने एबॉलिश किया, बट वाज सती आपको पता ही है, व्हेनेवर husband dies his wife was buried along with him. Second is widow remarriage act. This was legalized in 1856. 1856 में इन्होंने विडो का रीमैरिज लीगलाइज किया। That's why a group of Hindu means Orthodox Hindu were against them. Third is taxation on religious land. अगर हम बात करें religious land, be it mosque और मंदिर और गुरुद्वारा, हर इंसान को टैक्स पे करना था। That's why they were against them. थर्ड इज स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। एक ट्रेडिशनल एजुकेशन को ना साइडलाइन किया जा रहा था एंड वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। दैट्स व्हाई पीपल वर गेटिंग देयर कारण देखो फ्रॉम 1829 अ फीलिंग अगेंस्ट देम वाज डेवलपिंग अगेन एंड अगेन। देन 1856 ऐसे छोटे-मोटे बहुत इश्यूज हुए जिनसे लोग इनसे ना खफा होते गए। नेक्स्ट इज grievances of peasant artisans and craftsmen। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज भी है। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर डूइंग रैम्पेंट करप्शन ना बहुत अलग लेवल का हो रहा था। अगर हम इनके ग्रीवेंसेस की बात करें, पीजेंट्स आपको पता ही है, पीजेंट्स मींस फार्मर, क्राफ्ट्समैन मींस जो हाथ से काम करते हैं, आर्टिजन्स मींस जो चित्रकारी वगैरह करते हैं। देखो इन लोगों का तो छुट्टी ही कर दिया ना। पीजेंट्स क्या, ये आउट ऑफ लैंड हो गया, इसके पास कोई जमीन नहीं बची। व्हाई? बिकॉज ऑफ रोयतवारी सिस्टम। व्हाट इज रोयतवारी सिस्टम? इतना डीप हमने जाना है नहीं। व्हाट इज रोयतवारी सिस्टम? ठीक है, हाँ बस इतना मान के चलो कि एज पर दैट सिस्टम इंडियन पीजेंट्स को कुछ टैक्स पे करना पड़ता था। ड्राई लैंड का अलग एंड वेट लैंड का अलग। ओके, आर्टिजन्स की बात करें, दीज वर पैट्रनाइज्ड बाय द रूलर। ये चित्रकार जो है ये ना रूलर्स ने सजाए रखे होते थे। अपने बादशाह को अच्छा लगता था अगर कोई मेरी तस्वीर बना दे, मेरी नहीं बादशाह की। ओके, उसे बहुत अच्छा लगता था ये। ओके, तो इनको ना वही था कि बादशाह सलामत का एक बार बुलंद हो, खुशामद कर ली, ये वो। तो भाई अंग्रेज तो मानने वाले हैं नहीं, इनका कोई पैटर्न नहीं,
तो ऑटोमेटिकली दे बिकम जॉबलेस। अगर बात करें क्राफ्ट्समैन की, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द इंडस्ट्रियल मेड गुड्स। तो इंडियन इंडस्ट्रियल सिस्टम का बहुत बेड़ा खराब कर दिया इन लोगों ने। इंडियन इंडस्ट्रियल, जो इंडिया में हाथ से बनाई हुई चीजें थी, उनको इन्होंने खत्म किया। हाउ दे एबॉलिश्ड, दे इंट्रोड्यूस्ड द टैक्स सिस्टम की इंडियन गुड्स were levied more tax compared to foreign goods। बाहर से कोई चीज बन के आता था, वो इंडिया में आप प्रोड्यूस करो तो फिर भी बाहर वाला सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू इंडियन गुड। ओके, नाउ इज इमीडिएट कॉज। हाउ डिड रिवोल्ट आउटबर्स्टेड, रिवोल्ट कैसे बर्स्ट हुआ? ठीक है, फर्स्ट कॉज इज रिप्लेसमेंट ऑफ ब्राउनबी बाय इनफील्ड राइफल। दिस वाज द आयरन मेड राइफल ब्राउनबी। ओके, इनने ना रिप्लेस किया इनफील्ड राइफल। अब इनफील्ड राइफल में यार इसमें क्या है, राइफल तो राइफल है, बट देयर वाज अ र्यूमर द कार्ट्रिज, से दिस इज कार्ट्रिज, इस प्रकार था। देखो, दिस इज कार्ट्रिज, दे हैव टू रिमूव दिस फ्रॉम देयर मोड। सोल्जर को ना ऐसे मुंह से ये चीज रिमूव करना। अगर आपने पुरानी मूवीज देखी है, उनमें देखा होगा कुछ निकाल के बारूद सा डाल के ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, द सेम थिंग इज हियर। ओके, तो इन्होंने ना ये मुंह से रिमूव करना था। एंड देयर वाज अ र्यूमर दिस इज मेड ऑफ कव एंड पिग फैट। Now what is the issue? Cow and pig fat. Cow is sacred for Hindus and pig is haram for Muslims. Cow sacred the Hindus के लिए and pig haram the Muslims के लिए। They got a chance to unite। ठीक है, देखो हमारे इंडिया में एक चीज फेमस है, अगर हम हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ रहे हैं ना, तो हम क्षत्रिय और ब्राह्मण आपस में लड़ते हैं। अगर मुस्लिम हिंदू नहीं हो रहा है ना, तो शिया सुन्नी का हो रहा है। जब तक ना हमें कोई ऊपर से मार के ना ये बताते भाई तुम हिंदुस्तानी हो। ओके, सेकंड इज हाउ रिवोल्ट एक्चुअली, जब इनने ना रिप्लेस किया इनफील्ड राइफल को, देयर वाज र्यूमर एंड ब्रिटिशर्स ने ना ये नहीं सोचा कि इस र्यूमर को हमने क्लियर करना चाहिए हमारे सोल्जर्स में। उन्होंने यही सोचा, दे टुक इट फॉर ग्रांटेड, व्हाट विल हैपन, क्या ही होगा, अगर नहीं भी किया तो क्या ही कर लेंगे। तो वो गलती इन पे भारी पड़ी। आउटकम वाज ब्रिटिशर्स ने ना आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द 1857 रिवोल्ट एक चीज सीख ली, दैट इंडियन ट्रेडिशंस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ओके, सेकंड इज जब मंगल पांडे ने रिफ्यूज किया, इनकी जो फौज थी इनने रिफ्यूज किया टू यूज दिस राइफल, तो इन्होंने ना मंगल पांडे जी ने शूट किया लेफ्टिनेंट बॉब को। इनको इनने शूट किया। For that he was removed, he was disbanded from the army and later on he was executed. He was executed. उसे ना बाहर निकाल दिया, आर्मी से निकाल दिया गया। ठीक है, थर्ड उसके बाद जब मीरठ में देखो, this event happened in बराकपुर बंगाल। This event happened in मंगल पांडे वाले बराकपुर बंगाल। This event occurred in Barakpur, Bengal, and impact was seen in Meerut. Third Cavalry, these people, Third Cavalry was the name of their army, their contingent, उनका नाम था Third Cavalry. They refused to use the same cartridge. They protested against this, and the 85 men were disbanded and court-martialed. हुआ क्या, उन्होंने उनको डिसबैंड किया, मींस दे वर deprived from their job and were court martialed। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, they were court martialed, याद रखना 25 अप्रैल को उन्हें कोर्ट मार्शल और सजा मिल गई। later on revolt officially start हुई on 10th May 1857। how it started, अब जो भी थर्ड कैवलरी जितनी भी थी, कैवलरी मींस फोर्सेस ऑन हॉर्स, जितनी भी थी, ठीक है, इन्फेंट्री मींस जो ऐसे सिंपल बल से, ठीक है, तो इन्होंने ना रिवोल्ट किया। कैसे रिवोल्ट किया, ये जो 85 प्रिजनर्स थे, इनके जो 85 कॉमरेड्स थे, इनको इन्होंने रिलीज कर दिया। जब इनको रिलीज किया, दे स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली। दे रीच्ड दिल्ली ऑन 12 मई 1857
12 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को कमांडर या सुल्तान डिक्लेयर किया दैट वी आर एन ऑटोनॉमस गवर्नमेंट नाउ एंड बहादुर शाह जफर इज आवर sultan, ruler of India. Okay, and one most important thing, lotus and roti was symbol of revolt of 1857. Lotus and roti was symbol of revolt of 1857. By this we end our part first. In part 2 हम डिस्कस करेंगे who were the important rulers who were the participant of this revolt, उनका एरिया कौन सा था और वो किस कॉज से इस रिवॉल्ट के में पार्टिसिपेट किए, व्हाई दे वर ग्रेव। फॉर एग्जांपल नाना साहिब अगर था कहां से था, उसे किसने डिफीट किया, एंड व्हाट वाज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ नाना साहिब। थैंक यू।